प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने जो है गणित के कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हमने अब तक जो है प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण कवर कर लिए। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.2 के ऊपर बात करेंगे। 3.2 में हमें जो बेसिक पढ़नी है बातें उसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक चीजें पढ़ने के साथ साथ हम लोग उसके प्रश्नावली और उदाहरण के सवाल को लगा सकें। तो साथियों, मेरा पूरा पर्पस यही रहेगा कि आप लोगों को पहले बेसिक थ्योरी पढ़ाऊं और बेसिक थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को चीजों को अच्छे से समझाऊं। ठीक है साथियों, तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और अपने टॉपिक में देखते हैं कि प्रश्नावली 3.2 को हल करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि उसके आधार पे हम सवाल को अच्छे से लगा सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सवालों को आगे लगाने के लिए वो ये है कि आव्यूहों पर संक्रियाएं। हमें आव्यूहों पे संक्रियाएं पढ़नी है, मतलब आव्यूह पे हमें ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन की बात करनी है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन की हमें बात करनी कि आव्यूहों पर कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं या फिर आव्यूहों की संक्रियाओं में कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है। तो आपको मोस्टली आव्यूहों के संक्रियाओं में मोस्टली 3 बातें पढ़नी है, 3 बातें जाननी है, 3 बातें समझनी है। पहली जो बात जाननी है वो आपका है योग। पहली जो बात जाननी है आपको ये जानना है कि योग क्या होता है। दूसरा जो आपको जानना है वो है आपका अंतर, ये दूसरा जानना है। तीसरा जो जानना है वो है आपका गुणन। ये 3 बातें आपको आव्यूहों के संक्रियाओं में समझनी है। ठीक है ना, पहला आपका योग जानना है, दूसरा आपका अंतर जानना है, तीसरा आपका गुणन जानना है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, इसको हम लोग कह देंगे ये हो जाएगा आपका एडिशन। और ये वाला जो हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। और उसके बाद जो है तीसरा वाला हो जाएगा प्यारे साथी हमारा मल्टीपल। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में हमें अच्छे समझना है कि तीनों चीजें हमारी क्या कहती हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में हमें समझना है और इसी के आधार पे जो है हमारा प्रश्नावली 3.2 कवर हो जाएगा। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे क्योंकि तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के आधार पे सवाल भी लगाए जाएंगे। इसलिए योग भी समझना है, अंतर भी समझना है और गुणन भी समझना है। मतलब ये कहने का है कि हमें आव्यूहों का योग जानना है, आव्यूहों का अंतर जानना है और आव्यूहों का गुणन भी जानना है कि हमें कैसे इन चीजों के बारे में समझेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर हम लोग जो है आव्यूहों के योग की बात की जाए, आव्यूहों के एडिशन की बात की जाए, तो आव्यूहों के योग में क्या बात याद रखनी है और जो बात आपको आव्यूहों के योग में याद रखनी है वही बात आपका आव्यूहों के अंतर में भी याद रखनी है। ठीक है ना, तो जो बात मैं कह रहा हूं क्या कि जो बात आपको योग में याद रखनी है वही बात आपका अंतर में भी याद रखनी है। मतलब मोटी मोटा में ये कह लिया जाए क्या कि आव्यूहों की कोटि, आव्यूहों ये याद रखना है क्या कि आव्यूहों की कोटि, आव्यूहों की कोटि बराबर हो, आव्यूहों की कोटि बराबर हो। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है क्या कि जिस आव्यूह की कोटि बराबर होती है उस आव्यूह का योग भी कर सकते हैं और उस आव्यूह का अंतर भी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है क्या कि जिन आव्यूहों की कोटि बराबर हो उन आव्यूहों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने कह दिया कि आपने एक आव्यूह लिया ए और इसमें मैंने कह दिया आपके पास कि हो जाएगा 2 -1 और 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद मैंने 4 ले लिया। ये आपका एक आव्यूह है। अब इस आव्यूह में आप देख रहे हैं क्या कि इस आव्यूह में 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है ना। सबको पता है पंक्ति स्तंभ क्या होता है। तो इस आव्यूह में 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका मतलब इसकी कोटि हो जाएगी 2 × 3, ये हो जाएगा। एक आव्यूह और मैंने ले लिया, यहां पर एक आव्यूह मैंने बी ले लिया। चलिए भैया बी ले लिया, तो यहां पर मैंने कहा कि आपका हो गया 3 हो गया, यहां पर मैंने 0 कह दिया, यहां पर मैंने 2 ले लिया, आपने यहां पर जो है 5 ले लिया, यहां पर जो है -4 ले लिया, यहां पर 6 ले लिया।
ये भी देख रहे हैं क्या कि जो आव्यूह मैंने लिया है यहां पर, इस आव्यूह की कोटि समान है, मतलब इसमें दो पंक्ति 3 स्तंभ है, इसकी भी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3। ठीक है ना। आव्यूह ए की कोटि और आव्यूह बी की कोटि बराबर है, और जब दो आव्यूहों की कोटि बराबर होती है तो उन दोनों आव्यूहों का योग भी निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं। मतलब आपको मोटी मोटा में याद रखना है क्या कि मुझे आव्यूहों का योग और कोटि निकालने के लिए यह ध्यान देना पड़ेगा कि उन आव्यूहों की कोटि बराबर है कि नहीं है, और जब आव्यूहों की कोटि बराबर हो तो उनका योग भी संभव है और अंतर भी संभव है। ठीक ना। जैसे यहां पर दो आव्यूह ए और बी लिया, आव्यूह ए की कोटि 2 गुणे 3, आव्यूह बी की कोटि 2 गुणे 3, अर्थात इन आव्यूहों का योग भी संभव है और अंतर भी संभव है। तो मैं इनका योग कैसे निकालेंगे? योग का मतलब ये कि आव्यूह ए और बी को कैसे जोड़ेंगे, तो मैं ए और बी निकालता हूं, ए प्लस में बी निकालता हूं, मतलब योग की बात हो रही है। तो ए का मान तो यहां पर दिया है, इसको लिख लेते हैं भाई। यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3, फिर आएगा 0, 5 और 4। अब इसको जोड़ना है एक बी वाले आव्यूह के साथ, तो बी का मान हमारे पास ये दिया है, तो आएगा 3, 0, 2, 5 माइनस 4 और 6, ये मिल जाएगा हमको, है ना। अब इनको जोड़ना है क्योंकि दोनों की कोटि तो बराबर है, और जब दोनों की कोटि बराबर है तो इनका योग भी संभव है। तो आव्यूहों को जोड़ेंगे कैसे? अब एक बात याद रखिए, जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं क्या कि 2 को, जो 2 दिया है आपका, ये 2 वाला, ये 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, मतलब 2 का संगत अवयव 3 है तो 2 का योगफल 3 के साथ करेंगे। तो ये जुड़ने के बाद आएगा हमारे पास क्या, जुड़ने के बाद हमारे पास आएगा 2 और 3 जोड़ने में जाएगा 5। ठीक है। उसी प्रकार -1 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो आएगा आपका -1 हो जाएगा। 3 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो भी आएगा 5। अब उसके बाद जो है 0 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो ये 5 आएगा। अब 5 में -4 को जोड़ना है तो -4 तो घटेगा नहीं इसमें से, तो बचेगा 1, और 4 को जोड़ना है 6 के साथ तो 6 4 कितना जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है आव्यूहों का योग निकालने का, और जैसे योग निकाला गया है वैसे अंतर भी निकाल सकते हैं। अंतर में एक बात मैं बता दूं, जैसे कि अगर मैं 2 में -1 को घटा रहा हूं तो भाई 2 में -1 को घटा रहे हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस जाएगा, ये आएगा 3 हो जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना है कि घटाने की प्रक्रिया थोड़ा समझनी पड़ेगी कि जब 2 में -1 को घटा रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी सारी प्रोसेस आप लोग जैसे योगफल में कर रहे थे वैसे ही आप लोग अंतर में भी करेंगे, घटाने में भी करेंगे। तो अगर मुझे यहां पर, मैं इस चीज को यहां पे कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर a माइनस बी निकालता हूं, a माइनस बी, तो a का मान तो आपके पास ये दिया है, a का मान लिख देते हैं वहां पर है, ये हो जाएगा आपके पास 2 -1 और फिर दिया है आपके पास 3 और दूसरे पंक्ति में दिया है 0, 0, 5, 4, ये a का मान हो गया। इसमें घटाना है b वाले को, तो b वाला तो आपके पास ये दिया है, लेते हैं भाई है, तो आएगा 3, फिर हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 5, फिर हो जाएगा -4 और आएगा लास्ट में 6। अब घटाना कैसे है, तो वही जैसे मैंने 2 को जोड़ा 3 के साथ, उसी तरह से आप 2 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, संगत अवयव घटाना है। तो जब घटाएंगे तो आपके पास a माइनस में b बराबर में आएगा, इस 2 में से घटाएंगे -3 तो बचेगा -1, इस -1 में घटाएंगे -0 तो भाई 0 घटाएंगे कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो ये भी आएगा -1। 3 में से घटाएंगे 2 तो 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा आपका 1। उसके बाद 0 में से घटाएंगे -5 तो ये आएगा आपके पास -5, और 5 में से घटाएंगे -4 तो माइनस माइनस आपका प्लस जाएगा, जुड़ जाएगा, बचेगा 5 4 9, और 4 में से घटाएंगे 6 तो 4 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा आपका -2। इस तरह से आप इसका अंतर भी निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर बहुत कठिन नहीं है। आप 2 आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं जब आव्यूहों की कोटि बराबर हो।
अगर अवयवों की कोटि बराबर है तो आप उनका योग भी निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर दिखा दिया आपको कि कैसे हमें योग और अंतर निकालना है। ठीक साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अवयवों की संक्रियाओं में योग और अंतर समझ में आया गया होगा कि कैसे अवयवों का योग निकालना और कैसे आपको अवयवों का अंतर निकालना है। मुझे गुणनफल पे बात करनी, क्योंकि गुणनफल थोड़ा सा टफेस्ट है, बाकी इन दोनों के मुकाबले में ये थोड़ा सा टफेस्ट है, इसलिए मैं इसको अलग से बता दे रहा हूं कि गुणनफल में हमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम लोग सवालों को लगा सके। ठीक ना, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम लोग चलते हैं गुणन पे कि गुणन में हमें क्या क्या देखना है। ठीक साथियों, मैं इसको मिटा रहा हूं। अवयवों की संक्रियाओं में दो बातें जान ली, एक आपका योग जान लिया और एक आपका अंतर जान लिया। अब हमें गुणन पे बात करनी कि गुणन थोड़ा सा टफेस्ट होता है, इसलिए गुणन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम गुणन निकालेंगे। जैसे गुणन की जब हम बात करेंगे तो गुणन में हमें दो प्रकार के केस देखने पड़ेंगे। दो प्रकार के केस देखने पड़ेंगे। जो पहला केस होगा आपका वो ये रहेगा क्या कि अवयव में, पहला केस ये रहेगा क्या, अवयव में किसी संख्या का गुणा करना, किसी संख्या का गुणा करना, ये पहला केस है। और जो दूसरा केस रहेगा वो रहेगा अवयवों का गुणा करना, अवयवों का गुणा करना, ये आपका दूसरा केस है। तो पहले केस में क्या बातें कहनी है हमको, ये ध्यान रखना है पहले केस में, और उसके बाद दूसरे केस में क्या ध्यान रखना है ये गौर करना है आपको। पहले केस में कह रहा है क्या कि अवयव में किसी संख्या, सॉरी यहां पर किसी संख्या की बात हो रही है, अवयव में किसी संख्या का गुणा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं एग्जाम्पल ग्रुप में समझने के लिए, कि मैंने कोई एक अवयव ए लिया और इस ए में मैंने कहा आपके पास कि हो जाएगा 2, 4 और ये 6 ले लिया, फिर मैंने कहा -1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ये आपके पास कोई एक अवयव है जिसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या पहले केस में कि अगर किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करना है, मान लिया जाए इस अवयव में मुझे 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे। तो मान लीजिए इस अवयव में मुझे 3 से गुणा करना है, तो 3a लिखूंगा, है ना, 3 से गुणा करना है इस अवयव में, 3a हो जाएगा। ये संख्या तो है, 3 जो है आपकी संख्या है और 3 का गुणा जो है मुझे इस अवयव में करना है। तो गुणा करने के लिए जब हम लोग इस अवयव a में 3 से गुणा करेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा कर देंगे। जैसे ही मान लीजिए हम इस a में 3 से गुणा करेंगे, अवयव a है आपका, तो अवयव के प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करेंगे, तब जाके हमें 3a का मान मिलेगा, ये कह लिया जाए। तो 3 से गुणा करेंगे भाई, इसमें 3 से समय गुणा करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6 आपका, 4 3 हो जाएगा 12 और 6 3 हो जाएगा 18, उसके बाद आएगा -3 का में 3 और उसके बाद 5 3 हो जाएगा 15, फिर 3 3 हो जाएगा 9। ये आपने इस तरह से निकाल लिया, आंसर आपका निकल गया। तो पहला केस आपको इसी पे ध्यान देना है कि जब किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करना है तो संख्या का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में करना पड़ेगा। ठीक है, अवयव के प्रत्येक अवयव में करना पड़ेगा, तब जाके हमें उस अवयव का मान निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी में मुझे 5 से गुणा करना है, इसी में 2 से गुणा करना है, इसी में 1/2 से गुणा करना है, किसी भी संख्या से गुणा करना है, तो जिस अवयव में गुणा करना है उसके प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा करेंगे, तब जाके आपको सिस्टमैटिक आंसर मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक अवयव p लिया, p में मैंने कहा आपके पास हो गया, आपके पास यहां पर मैंने कह दिया x हो गया, फिर मैंने कहा आपके पास 2 हो गया, फिर मैंने कहा यहां पर -1 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, -4 हो गया। अब इसमें जो है मुझे 2 से गुणा करना है तो 2p आएगा, 2 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयव में गुणा करेंगे तो आएगा 2p बराबर हो जाएगा 2x, फिर 2 दूना हो जाएगा 4, फिर आएगा आपके पास -2, ये 0, 2 3 हो जाएगा 6, 4 दूना हो जाएगा -8। इस तरह मिल सकता है हमको है। तो साथियों गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में 2 केस बनेगा आपका कि अवयव में किसी संख्या से गुणा करना है तो संख्या का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में कर देना है। पहला केस कोई दिक्कत नहीं, दूसरे केस में कोई दिक्कत होगी क्योंकि अवयवों का गुणा करना है, मतलब ये कि हमारे पास कोई 2 अवयव रहेंगे, इसमें a और b रहेगा,
तो दो आव्यूह रहेंगे ए और बी, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है या ए इंटू बी निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए समस्या इस बात से फंसेगी कि हम दो आव्यूहों का गुणा कब करेंगे और उनका गुणा कैसे किया जाएगा। अभी तो मैंने केवल आव्यूह में संख्या से गुणा कर दिया, अब आव्यूहों का आपस में गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे इसके ऊपर बात करनी है। इसलिए मुझे इस वाले तथ्य को अलग से बताना पड़ेगा ताकि आप जो है इस चीज को बढ़िया समझ सकें और पूरे मैट्रिक्स में, पूरे आव्यूह में इसी की बात हमें अधिक से अधिक करनी है। जो बच्चे इस चीज को समझ गए, मेरे ख्याल से आव्यूह को समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आव्यूह को भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं अलग से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप आव्यूहों का गुणन करना सीख सकें और गुणन के आधार पर दिए हुए सवालों को लगा सकें। ठीक है ना। तो मैं इसको अलग से बता रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं कि आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है साथियों, हमें आव्यूहों का गुणन समझना है, जो मैंने यहां पर हेडिंग के रूप में लिखा भी हुआ है कि आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाएगा, इसको समझना है। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप लोग आव्यूहों का गुणा कर सकें। पहली बात तो ये कि जब हम आव्यूहों का गुणा करने जाएंगे तो आव्यूहों का गुणा करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका गुणा संभव है। अगर संभव होगा तभी हम उनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने वाले नहीं है। तो आव्यूहों का गुणा कब संभव होगा, उसी पे थोड़ा सा स्टेटमेंट है, थोड़ा कथन है जो समझना है आपको कि आव्यूहों का गुणा कब संभव होगा, कब संभव नहीं होगा। तो इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि आव्यूहों का गुणा कब संभव होगा। ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि दो आव्यूहों, हम दो ही आव्यूहों की बेसिकली बात करेंगे। अगर दो आव्यूहों गुणा करना सीख लिया आपने तो फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सबका कर सकते हैं। तो मैं दो ही की बात कर रहा हूं फिलहाल। लिख रहा हूं यहां पर क्या कि दो आव्यूहों का गुणन या गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये स्टेटमेंट इसका है। अब ये तो आपका एक प्रकार का स्टेटमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूं जिससे आप लोग समझेंगे। ये कहना ये चाहता है क्या कि अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह ए है, इसको मैंने कहा ए आई जे और इसके कोटि को मैंने कह दिया कि ये m गुणे p है, मतलब इसमें p पंक्ति है और m पंक्ति है, p स्तंभ है। और दूसरा कोई आव्यूह मैंने b लिया, b में मैंने कहा b आई जे और इसकी पंक्ति कोटि को मैंने कहा p गुणे n कह दिया। तो पहले आव्यूह के कोटि m गुणे p है और दूसरे आव्यूह के कोटि p गुणे n है। मतलब पहले आव्यूह के कोटि m गुणे p है और दूसरे आव्यूह की कोटि p गुणे n है। तो कंडीशन ये कहना चाहता क्या है कि क्या इन दोनों आव्यूहों का गुणा संभव है। इसके लिए इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये कह रहा है क्या कि दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है, तभी संभव मतलब तभी हो सकता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, मतलब पहले आव्यूह में मुझे स्तंभों की संख्या देखनी पड़ेगी और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। मतलब दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखनी पड़ेगी। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो इन दोनों आव्यूहों का गुणा संभव है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कि पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या
पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर हो जाता है तो उन दोनों अवयवों का गुणा संभव है। तो यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि इनका गुणा संभव है, गुणा संभव है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि दो अवयवों का गुणा संभव कब होगा, कैसे होगा। अभी तो मैंने केवल इतना जाना कि दो अवयवों को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि उनका गुणा संभव है। तो गुणा संभव करने के लिए पहले अवयव में स्तंभों की संख्या चेक करेंगे और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या चेक करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आता है तो उनका गुणा संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे, हमने तो ये पता कर लिया कि गुणा संभव है, लेकिन गुणा कैसे करेंगे इस पे जोर देना है हमको। तो उसके लिए मोटी मोटा में मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं ताकि आप लोग इन दोनों अवयवों का गुणा करना सीख सकें और प्रॉपर तरीके से आप लोग सवाल लगा सके। जैसे मैंने कह दिया कि एग्जांपल के रूप में मैंने ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने यहां पर। अभी हम लोग छोटे एग्जांपल बात करेंगे, बड़े एग्जांपल की बात नहीं करेंगे। जब छोटे एग्जांपल हम लोग समझ लेंगे तो फिर बड़े एग्जांपल भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक साथियों, तो मैंने यहां पर एक अवयव लिया, एक अवयव में मैंने अवयव लिया 2, यहां पर लिया मान लीजिए -1 हो गया या कुछ भी ले सकते हैं। 2 क्या मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, यहां पर मैंने 5 ले लिया, यहां पर मैंने फिर 2 ले लिया। ये देख रहे हैं कि 2 एक अवयव लिया जिसमें जो है 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, अर्थात इसकी कोटि 2 × 2 हो जाएगी, है ना। ये अवयव है। दूसरा अवयव मैंने ले लिया तथा करके, यहां पर तथा करके मैंने कोई दूसरा अवयव बी ले लिया। तो बी लिया मैंने, बी में मैंने कहा यहां पर हो गया आपके पास 4 हो गया, यहां पर मैंने कह दिया भाई 3 हो गया, यहां पर मैंने 1 ले लिया और यहां पर मैंने मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 5 ले लिया, मैंने ले लिया 5। इसमें भी 2 × 2 क्रम का अवयव है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों अवयवों का गुणा चेक करना है। तो गुणा चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कि इसकी कोटि क्या है और इसकी कोटि क्या है। इस वाले अवयव की कोटि 2 × 2 है, इस वाले अवयव की कोटि भी 2 × 2 है। मतलब पहले अवयव की कोटि 2 × 2 है और दूसरे अवयव की भी कोटि 2 × 2 है। तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसका मतलब इनका गुणा संभव है। ये चेक करना है। ऐसे ही पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो जाता है तो इनका गुणा संभव है। तो जब गुणा संभव है तो हमें गुणा करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर गुणा करना है तो भाई लिखेंगे यहां पर ए बी, गुणा इन होता है ए बी। ए का मान बाबू आपके पास दिया है 2, 3, 5 और उसके बाद हो जाएगा 2, ये मिल जाएगा हमको। और बी वाला दिया बाबू आपके पास कितना, बी वाला दिया है 4, 3, 1 और यहां पर 5, ये बी वाला हो गया आपके पास। अब इन दोनों अवयवों का गुणा करना है तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब गुणा करने के लिए आपको यहां पर जो चीजें बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यही थोड़ा ध्यान दिमाग देना है। ये तो आप पकड़े लेंगे कि गुणा कब संभव होगा कब नहीं होगा, लेकिन गुणा करना कैसे इस पे ध्यान देना है। तो पहले साथियों गुणा करने पे ध्यान दीजिएगा। अगर गुणा करने का तरीका आपको समझ में आ गया तो फिर गुणा आप लोग किसी भी अवयव का बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो गुणा हमें करना कैसे है, पहले जो अवयव रहेगा पहला अवयव, इस पहले अवयव के इस वाले पंक्ति का गुणा, ध्यान दीजिएगा इस वाले पंक्ति का गुणा, इस वाले पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ में करना है, इस वाले स्तंभ में करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मतलब इस वाले पंक्ति गुणा इसके स्तंभ में करना है। जब इस स्तंभ में हो जाएगा तो फिर इसी पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ में भी करना है। जैसे गुणा करते हम लोग हैं तो ये आएगा ए बी बराबर बड़े कोष्टक में, पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का गुणा होगा 4 में, तो आएगा 2 इंटू में 4, इंटू है मतलब गुणा का चिन्ह है ये, 2 का गुणा 4 में, 3 का गुणा बाबू 1 में, तो आएगा यहां पर कितना 3 इंटू में 1 और इसके बीच में लगा देंगे प्लस। इस बात का ध्यान रखना है, मतलब गुणा करते समय हमें उसको जोड़ते हुए चलना है, ठीक है ना। इसका गुणा 2 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 1 में, गुणा करने के बाद बीच में प्लस जोड़ देना है। जैसे इसमें किया गया सेम वही तरीका आपको इसमें भी लगाना है, एकदम सेम वही तरीका आप इसमें भी लगाएंगे।
मतलब ये कि 2 का गुणा आप करेंगे 3 में, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू हो जाएगा 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे अब, तो आएगा 3 इंटू हो जाएगा 5, इसको भी जोड़ देंगे। बस यही समझना है आपको। मैंने इसका गुणा इसमें कर लिया, अभी ये वाला बचा है, तो जैसे मैंने ऊपर वाले का गुणा इन दोनों में किया और उसको जोड़ा भी, सेम नीचे वाले पंक्ति का भी गुणा इसमें करेंगे, दोनों स्तंभ में। तो गुणा करेंगे तो बाबू इसका गुणा पर इसमें करना है, तो 5 का गुणा 4 में, तो आएगा 5 और इंटू हो जाएगा 4, 5 इंटू 4, और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1, और इसको बीच में जोड़ देंगे। उसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 5 गुणा 3 में होगा, तो आएगा 5 और इंटू हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बस कुछ करना नहीं, गुणा कर देना, हमें आसानी से लग जाएगा आपका सवाल। तो 4 दूना 2 चौक को 8, 8 हो गया, प्लस 3 एकम में 3, 3 हो गया। यहां देखेंगे 2 तिहाई 6, 6 प्लस 3 पांचे 15, 15 हो गया। 5 चौक को 20, 20 प्लस 2 एकम में 2, 2 हो जाएगा। फिर 5 3 15, 15 प्लस और ये 15 के 10, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आएगा ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, 8 3 हो जाएगा 11, और 6 15 हो जाएगा 21, और 20 2 22, 22 और 10 और 15 10 हो जाएगा 25। तो ये मिल जाएगा हमको आव्यूहों का गुणन, और ये हमारा सिस्टमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें आव्यूहों का गुणा करना है। ये सारी बातें आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब आव्यूहों का गुणा संभव होगा, कब जो है हमें आव्यूहों का गुणा कैसे करना है, ये सारी चीजें। ठीक साथियों, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको चीजें समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई होगी तो हम परेशान मत होइए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर केवल बताना था इसकी बेसिक थ्योरी। अब बेसिक थ्योरी अगर आप लोग समझ में आ गया होगा, तो जब हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे तो प्रश्नावली को हल करते समय आपको बेसिक थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, ताकि हम सवाल को बड़े आसानी से लगा सकें। तो मैं सोच रहा हूं कि उस एग्जाम्पल को और प्रश्नावली को अगले वीडियो में स्टार्ट करूं। फिलहाल मैं इस चीज को यहीं पर रोकता हूं, ताकि हम लोग अगले प्रश्नावली में अच्छे से और समझ सके, और गुणनफल कैसे करना है, गुणा कैसे करना है 2 आव्यूहों का, ये भी हम लोग जान सके। ठीक साथियों, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।